सो आज के इस लेक्चर में मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन सिखाऊंगा। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको ये बता दिया था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। न्यूटन ने किसी बॉडी के किसी पार्टिकल के मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए 3 लॉज दिए। फर्स्ट लॉ में उन्होंने ये बताया कि यदि हमारे पास कोई इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है और उस रेफरेंस फ्रेम में हमारे पास कोई पार्टिकल है तो वो पार्टिकल यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में ही चलता रहेगा जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा देंगे। सो फर्स्ट लॉ ये बताता है कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हमें कब फोर्स लगाना है और कब फोर्स नहीं लगाना है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि हम फोर्स लगाएंगे तो कितना फोर्स लगाने से कितना एक्सेलरेशन वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। और न्यूटन थर्ड लॉ ये बताता है कि टू एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ न्यूटन थर्ड लॉ में कि फोर्स कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, फोर्स हमेशा पेयर में ही आएगा। यदि कोई बॉडी ए किसी बॉडी बी पर फोर्स लगाती है तो बॉडी बी भी बॉडी ए पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगी। सो अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। मैकेनिक्स पढ़ते समय हम कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट दो तरह के फोर्सेस से करेंगे। नॉन कंटैक्ट फोर्स का मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है या एक चार्ज दूसरी जगह रखा है, दूर से कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर यदि फोर्स लगा पाती है तो हम उसे नॉन कंटैक्ट फोर्स बोलते हैं, या इसे हम एक्शन एट ए डिस्टेंस बोलते हैं। न्यूटन ने इसका नाम रखा था एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। तो नॉन कंटैक्ट फोर्स हो गया। सो मैकेनिक्स पढ़ते समय नॉन कंटैक्ट फोर्स केवल और केवल एक ही आएगा और वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा कैसे लेंगे। और कंटैक्ट फोर्स में कंटैक्ट फोर्स मतलब वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। सो कंटैक्ट फोर्स को हम मैकेनिक्स पढ़ते समय कैटेगराइज करेंगे। जैसे नॉर्मल फोर्स लेंगे, फिर हम स्ट्रिंग में टेंशन लेंगे, या रॉड में हम टेंशन लेंगे, या हम फ्रिक्शन की वैल्यू लेंगे। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल लगाते समय अपने फोर्सेस को इस तरीके से कैटेगराइज कर देंगे। यूनिफाइड थ्योरी फोर्स के भी नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे तो हम फिजिक्स में यूनिफिकेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम फोर्सेस को केवल 4 कैटेगरी में ही डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है ये चल करके हम मॉडर्न फिजिक्स में ही डिटेल में देखेंगे। बट हम यदि यहाँ पर समझना चाहें तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा और 2 न्यूक्लियर फोर्स होंगे। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। यूनिवर्स में किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए यदि आप फोर्स के थ्रू बताना चाहते हैं तो केवल ये 4 तरह के ही फोर्स होते हैं। एक ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और चौथा वीक न्यूक्लियर। सो ये तो हम ड्यू टाइम में आगे चल करके पढ़ेंगे। मैकेनिक्स पढ़ते समय हम अपने फोर्सों को अपनी सुविधा के अनुसार ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ही अलग अलग नामों से रख देते हैं कि हम चलो इसको वेट बोलना चालू करेंगे, ये टेंशन कहलाएगा, तो ये कंटैक्ट फोर्स कहलाएगा, ये नॉर्मल होगा, ये फ्रिक्शन होगा, इस तरह की चीज़ें लेंगे। सो आज के लेक्चर में एकदम बेसिक से क्वेश्चन अभी आपको लगाना सिखाऊंगा। सम ऑफ वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स को जोड़ेंगे। जैसे मान लिया मैंने कि मेरे पास कोई वेक्टर ए है और इधर की तरफ कोई वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है। सो मैं मान लिया इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है, आर है। तो सिम्बोलिकली मैं आर को कितना लिखूँगा, ए प्लस बी। अब आर की 2 बातें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड, तो आर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक तो हमारा ये ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा हम लोग इसका एंगल निकाल सकते हैं, है ना, वो अपने जानते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी मान लेता हूँ, देन जो इसका रिजल्टेंट है आर इज़ इक्वल टू वो आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। और जो इसका रिजल्टेंट है मान लेता हूँ ये इन दोनों के सपोज़ ये बीच से जा रहा है रिजल्टेंट, और इसका एंगल कितना है, अल्फ़ा है। सो जो इसका अल्फ़ा आएगा वो थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। सो ये तब हो गया जब हमारे दोनों फोर्सेस क्या हों, एक दूसरे के इक्वल हों। ऐसा नहीं है तो आप फोर्सेस को कंपोनेंट्स के फॉर्म में ऐड करके बता सकते हैं। सो इस तरीके से हम वेक्टर के सम को लिख सकते हैं। अब मैं इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करके बता रहा हूँ कैसे हैं। तो सबसे पहला ये है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is moving with 2 meter per second on a straight line
ऑन ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड फोर्स ऑन द पार्टिकल। अभी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अपने बेसिक क्वेश्चन सोचने में दिक्कत नहीं आए, बाकी हम आगे कई तरह लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे, मैथमेटिकल कम्प्लेक्सिटी आने वाले टाइम में हमारी बढ़ती जाएगी। अभी हम बहुत छोटी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कभी हमें बहुत बेसिक बातें रिवाइज़ करनी हो तो हमारे नोट्स से ही रिवाइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल लगाना है तो हम न्यूटन सेकंड में लगाएंगे। अब देख लेते हैं, ये पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, तो हमारे पास जो मास दिया है पार्टिकल का वो 2 kg दिया है, इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड ऑन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, सो 2 मीटर पर सेकंड स्ट्रेट लाइन में है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि यदि कोई पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस V इज कांस्टेंट देयरफॉर F इज इक्वल टू 0, नो फोर्स इज नीडेड। क्यों नीडेड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ बताता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में ही रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। सिंस अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड ऑन स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव। तो हमें उसको चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं है। या दूसरा आप मान लेते हैं कि आप सेकंड लगाना चाहते हैं, तो F इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, M इंटू A के इक्वल होगा। अब M की वैल्यू तो कितना दिया है, 2 दिया है, और एक्सेलेरेशन है 0, सो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। सो फोर्स इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो 0 न्यूटन भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा, वेलोसिटी किसकी इक्वल है, 2 मीटर पर सेकंड के, एक्सेलेरेशन कितना होता है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलेरेशन, d/dt, वेलोसिटी 2 दिया है, कांस्टेंट का एक डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। सो हम ऐसे लगा रहे हैं, हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। सो मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। 9th में आप ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़े होंगे, और ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन होंगे जो हमें टेकअप करना है। तो अपने को बेसिक के स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। से मैंने इधर इसको मैंने सेकंड लॉ से लगा दिया और ये ऊपर फर्स्ट लॉ से बता दिया। तो यदि कोई पार्टिकल है किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो उसको चलाने के लिए हमें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं, मतलब मोशन को मेंटेन रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं है। यदि आप फोर्स नहीं लगाते हैं तो मोशन जैसा है उस तरीके से क्या रहेगा, वो मेंटेन रहेगा। तो ये आ गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is moving with the velocity of v is equal to 2t मीटर पर सेकेंड, फाइंड फोर्स। ठीक है, तो बहुत आसानी से आ गया। देखिए वेलोसिटी हमें दिया है कितना, 2t, मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। तो पहले t0 पर वेलोसिटी 0 है, फिर t1 पर 2 हो गई, फिर t इज इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी क्या हो गई, 4 हो गई। ये मान लेते हैं कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन भी चला तो कोई बात नहीं। यदि मान लेता हूँ मैं t0 लिखता हूँ, ये टाइम t इज इक्वल टू 1 पर लेता हूँ, ये टाइम t इज इक्वल टू 2 पर लेता हूँ, तो जब पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, ये v की वैल्यू हो गई। जब 1 पर गया तो वेलोसिटी 2 हो गई, जब पर 2 तो वेलोसिटी 4। सो आवर वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल के पास एक्सेलेरेशन होगा। सो एक्सेलेरेशन होता कितना है, dv/dt। सो आप यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो d/dt, मैं अभी एकदम बेसिक सी बात आपको बता रहा हूँ। सो ये आ जाएगा, और dt कितना हो जाएगा, 1, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। सो एक्सेलेरेशन इतना आ गया। फिर फोर्स किसके इक्वल होगा, मास टाइम्स एक्सेलेरेशन के इक्वल होगा। सो मास हमारे पास कितना है, 2, और एक्सेलेरेशन भी 2 है, सो ये हो जाएगा 4 न्यूटन। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 4 न्यूटन। इसमें 4 न्यूटन क्यों आया, पहले वेलोसिटी कितना दिया था, 2 दिया था, और अब वेलोसिटी कितना दिया है, 2t। अंतर क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जब वेलोसिटी वेरी कर रही होगी, वेलोसिटी वेरी कर सकती है कितने तरीके से, 2 तरीके से, हम उसका मैग्नीट्यूड बदल दें, हम उसकी डायरेक्शन बदल दें। सो हमने जब कुछ नहीं दिया हो तो हम मान लेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में पार्टिकल चल रहा है। इस तरीके से पार्टिकल का फोर्स कितना हो गया, 4 न्यूटन के बराबर हो गया। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे मैं आपको अभी क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ, जहाँ पर F इज इक्वल टू M इंटू A का हम एक सिंपल अप्लीकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है,
ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg has a position x is equal to t square plus 4t plus 2 meter. Find force on the particle. ये अपने को यहाँ पर फोर्स बताना है। ठीक है, टाइम मैं नहीं पूछ रहा क्योंकि कांस्टेंट ले लिया है मैंने वो एक्सेलेरेशन, तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 ले लिया। सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, सो इट इज़ dx बाई dt। सो यहाँ d बाई dt मैंने लिख दिया। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। और आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा, ये मैंने आपको सिखाया है, प्लस 4t का 4 आ जाएगा और वो 0, तो 2t प्लस 2 हो गया। अब आप एक्सेलेरेशन क्या लेंगे, d बाई dt। सो आप यहाँ पर जब इसको एक्सेलेरेट करेंगे तो d बाई dt ये 2t प्लस 4 आ जाएगा, और आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जब लेंगे सो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए आ जाएगा, तो m की वैल्यू 2 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो फोर्स किसके इक्वल हो गया, 4 न्यूटन के बराबर हो गया। तो यदि मान लो आपको वेलोसिटी नहीं दिया है तो पोजीशन दिया होगा। जब तक पार्टिकल की पोजीशन किसी इनर्शिया रेफरेंस में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, तब तक तो आप उसका जो है एक्सेलरेशन नहीं बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा। ये बताने के लिए आपको उसको जो है वेलोसिटी को चेंज करना होगा। जब तक आप वेलोसिटी चेंज नहीं करेंगे तब तक पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको F = m पर करा दिया। हमें वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी नहीं दिया तो पोजीशन दिया हुआ है। अब मैं जो है दूसरे तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। तो जैसे मान लेता हूँ मेरे पास ये एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर मैंने इस डायरेक्शन में F = 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और ये जो हमारा पार्टिकल है इस पार्टिकल का मास जो है वो 2 kg ले लेता हूँ मैं। सो मुझे क्या करना है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशन। अभी 4-5 क्वेश्चन में एकदम बेसिक आपको लगवा रहा हूँ। फाइंड एक्सेलरेशन। अब आप देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। F = किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, ये मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। F = m इंटू ए। अब है क्या कि यहाँ पर मैंने एक वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मेरा स्केलर क्या है, प्लस है ना। सो यदि मैं किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो सेम डायरेक्शन मिलेगा, मतलब F एंड A विल हैव सेम डायरेक्शन। तो F एंड A आर इन सेम डायरेक्शन, F एंड A आर इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप देखिए हमारे पास ये एक पार्टिकल दिया हुआ है, इस पार्टिकल पर फोर्स मैंने इधर लगाया, तो पार्टिकल पर फोर्स मैंने इधर लगाया है तो पार्टिकल पर एक्सेलरेशन इधर ही की तरफ होगा। अब फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन की। कोई वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिधर फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन हो गया। मास दिया है 2 है ना, एक्सेलरेशन अपने निकालेंगे। अब फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। सो ए की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल हो गई। तो इस तरीके से हमने एक पार्टिकल पर केवल एक फोर्स लगाया और एक फोर्स लगाया, पार्टिकल जो है वो इधर। पार्टिकल एक आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट है और हम न्यूटन्स में किसी बॉडी को जब ले रहे हैं तो वो पार्टिकल की तरह ही हम ट्रीट कर रहे होंगे। पार्टिकल की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि उसका कोई अपना इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं कंसीडर करेंगे और वो बॉडी अपने अंदर एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगी। पार्टिकल जो एनर्जी स्टोर करेगा केवल और केवल अपनी काइनेटिक एनर्जी में करेगा, या किसी पोटेंशियल फील्ड में है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी हो सकती है। अदरवाइज़ पार्टिकल का अपना इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये आइडियलाइज सिचुएशन है। एनर्जी डिस्कस करते समय मैं आपको आगे बताऊंगा, या हम जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पार्टिकल का क्या मतलब होता है। यहाँ बॉडी लिखा हो या कुछ भी लिखा हो तो हम उसे पार्टिकल या बॉडी कुछ भी बोल सकते हैं, उन सब का मतलब केवल एक होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जैसे मान लिया कि मेरे पास ये एक बॉडी हो गई, इस बॉडी पर मैंने 2 फोर्स लगा दिया।
इधर की तरफ तो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और इसके ठीक अपोजिट मैंने जो है 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। और जो बॉडी का मास है वो मैंने कितना ले लिया है, 2 kg ले लिया है। और मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। अभी मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बहुत बेसिक करा रहा हूँ। सो आप देखिए नेट फोर्स अपने को निकालना होगा। तो इस बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं, जैसे मैंने ये फ्री बॉडी डायग्राम में एक पार्टिकल मान लिया। इधर की तरफ मैंने फोर्स 10 लगा दिया है और इधर की तरफ कितना लगा दिया है, 4 लगा दिया है। ये बॉडी का मास है, तो ये वाला फोर्स बड़ा है, इसका मतलब जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो आप सबसे पहले नेट फोर्स निकालिए। सो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, 10 इधर और 4 इधर है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो 10 - 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 न्यूटन हो गया। अब एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल होगा, फोर्स डिवाइड बाई मास के इक्वल होगा। सो फोर्स कितना हो गया, 6/2। सो यहाँ आ जाएगा एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मैंने एक फोर्स की जगह कितने फोर्स लगा दिया, 2 फोर्स लगा दिया। यदि एक से अधिक फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो हम उसका नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, और जो उसका नेट एक्सेलरेशन हो, जो नेट फोर्स निकालेंगे, जो उसका नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, उस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 10 न्यूटन राइट साइड में है, 4 न्यूटन लेफ्ट साइड में है। तो बड़ा कौन सा है, 10, तो नेट फोर्स हो गया 10 - 4 6 न्यूटन। सो 6 न्यूटन जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, इधर की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ गया उसी डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये मैंने 2 फोर्सेस इस तरीके से लगा दिए और बॉडी का एक्सेलरेशन ऐसे बताया जा सकता है। नेक्स्ट अभी हम इसी तरीके अभी लगा रहे हैं। हमारे पास ये कोई बॉडी हो गई, इधर की तरफ मैंने इसमें 6 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, इधर की तरफ मैंने इसमें 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये मैंने 2 फोर्स लगा दिया। ये जो बॉडी है मेरी वो उसका मास कितना है, 2 kg की है। सो मैं इसमें लिखूँगा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। बहुत आसानी से बताया जा सकता है। सबसे पहले मैं फोर्स का रिजल्टेंट निकालूंगा। तो मेरे पास 2 फोर्स हैं, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है ना। ये फोर्स है कितना, 6 न्यूटन का और ये 8 न्यूटन का, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। सो रिजल्टेंट फोर्स F किसके इक्वल हो जाएगा, √6² प्लस √8²। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो F की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 10 न्यूटन की इक्वल हो जाएगी। किस डायरेक्शन में लग रहा है ये मैंने अभी बताया नहीं है आपको, बट हम ये बहुत आसानी से बता सकते हैं। मैंने केवल आपसे मैग्नीट्यूड ही पूछा है। सो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइड बाई मास। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 और मास दिया है 2। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया। इन केस आप इसकी डायरेक्शन फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको डायरेक्शन के लिए भी बता देता हूँ। ये मेरे पास एक फोर्स है और यहाँ पर ये एक दूसरा फोर्स है। इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर ये मिला देंगे इधर की तरफ। ये तो ये तो 6 वाला हो गया, ये 8 हो गया। जो रिजल्टेंट है वो दोनों के बीच से होके जाएगा। एक मान लो 6 है और इधर वाला 8 हो गया। सो दिस इज़ योर रिजल्टेंट। तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स F। अब मान लेते, और ये कितना आ गया, 8 आ गया। मान लो मैं बताता हूँ कि अल्फ़ा एंगल पर है। तो यदि आपको tan बताना है एंगल, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/6 या 4/3 हो जाएगा। सो आप यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू बता सकते हैं। सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 53 डिग्री। तो इस तरीके से हम एंगल बता सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा ये, है ना। सो ये हमने डायरेक्शन बता दिया, मैंने पूछा नहीं था आपसे। तो ऐसे मैंने 2 फोर्स लगा दिया। जब मैंने 2 फोर्स लगा दिया तो मुझे उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो निकालना पड़ेगा। उस रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा, पार्टिकल एक्सेलरेशन इधर ही होगा। तो चूँकि ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इसलिए जो मेरा पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। तो मैंने 2 फोर्स लगा दिया। आप 2 फोर्स से ज़्यादा फोर्सेस लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम अभी आगे चल करके इनका रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे या कंपोनेंट निकाल के सीखेंगे। बहुत बार हमारे लिए ये बड़ा प्रैक्टिकल सा नहीं रहेगा, तो मैं इसी बात को आपको थोड़ा दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ निकालना, है ना। सो आप देखिए इसको कैसे बता सकता हूँ मैं। इधर की तरफ मैंने एक फोर्स लिया था 6, और इधर की तरफ कितना लिया था, 8 लिया था। ये एक्स एक्सिस स्टैंडर्ड मान लेता हूँ
ये मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ। सो मेरे पास जो फोर्स है वो यदि उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये 6 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 6I। ये 8 न्यूटन का फोर्स वाई डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो जाएगा 8J। सो मैंने फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया 6I + 8J। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 10I आएगा। एक्सेलेरेशन वेक्टर निकालूंगा मैं, सो एक्सेलेरेशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, फोर्स वेक्टर डिवाइड बाई मास। सो फोर्स वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस इज 6I कैप भी बोल सकते हैं आप, 8J कैप डिवाइड बाई 2। सो मैं ऐसा कोई कैप नहीं बोलूँगा, I और J लिखूँगा सिर्फ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कितना 3I प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा 4J के बराबर आ जाएगा, तो 6I + 4J आ गया। अब मुझको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ये सब वेक्टर में बेसिक बातें आप सीख गए हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। सो जो एक्सेलेरेशन है वो आ जाएगा √25। एक्सेलेरेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप एंगल देखेंगे तो वेक्टर का एंगल, सो tan अल्फा = y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट, तो 4/3 आ गया। सो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी 53 डिग्री आ जाएगी। ये आप पहले वाले में आप देख लीजिए, यहाँ पर भी tan अल्फ़ा कितना आया था 4/3, tan अल्फ़ा 4/3 आया था। मैग्नीट्यूड यहाँ फोर्स का कितना था 10 न्यूटन आया था, मैंने फोर्स का नहीं निकाला। एक्सेलेरेशन कितना है 5 और यहाँ भी एक्सेलेरेशन कितना आया था 5। सो आपके ऊपर है कि आप जो है उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए फोर्स को, और यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करके भी आप क्या कर सकते हैं उस फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और नहीं आपको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना है तो आप इस तरीके से भी सॉल्व करके बता सकते हैं। सो ये आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए, आपकी जैसी इच्छा हो उस तरीके से हो जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूँ जिससे हम अपनी बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लगाना सीख सकें। ऐसा कोई टफ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम आगे चल करके। बट हाँ, हमारा जो एलिमेंट्री मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट होना चाहिए। आपको लगता है कि आप ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर पा रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल तरीका है, और ये मैंने वेक्टर के कंपोनेंट के फॉर्म में रख दिया। अब 2 से ज़्यादा फोर्सेस होंगे तो मैं कंपोनेंट के फॉर्म में लगा के कर सकता हूँ या वेक्टर के फॉर्म में लगा सकता हूँ। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, सो अब आपके लिए एक क्वेश्चन में, और सब में अभी अपनी एक्सेलेरेशन ही निकालना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ये पार्ट बॉडी मान लिया, इस बॉडी पर इधर की तरफ मैंने 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, इधर की तरफ मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, और इस डायरेक्शन में मैंने जो है 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, सो आप देखिए आपके पास 3 फोर्सेस हैं। पहले मैं ज्योमेट्रिकली लगाऊंगा, फिर वेक्टर के फॉर्म में। एक फोर्स मेरा 8 है, दूसरा इधर की तरफ फोर्स ये पॉइंट मान लिया मैंने, उस बॉडी को पार्टिकल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया 4, और एक है इधर की तरफ है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये 3 है। 8 ये और इसके अपोजिट है तो माइनस हो गया। सो मैं इसको ये पॉइंट माना अपना, 8 - 4 तो ये 4 आ गया, और इधर की तरफ कितना है 3 है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री का है। सो जो मेरा नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा √3² + √4²। तो 3 का स्क्वायर 9 + 16 से 25 का मतलब किसके इक्वल हो जाएगा 5 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ये तो फोर्स आ गया। अब जो एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है फोर्स डिवाइड बाई मास के इक्वल होता है। मास मैंने आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं कर रखा है। सो लेट मी टेक मास टू बी, ये जो पार्टिकल है वो 2 kg ले लेता हूँ। सो यहाँ आ जाएगा 5/2। सो एक्सेलेरेशन विल बी = 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप यदि इसका एंगल बताना चाहते हैं तो देखो बहुत आसानी से एंगल हम बता पाएंगे, है ना। आप लिखिए, आपसे पूछा नहीं गया है बट आप बेसिक बातें सीखें। बहुत जल्दीबाजी में अपने को सब्जेक्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप फंडामेंटली जितने स्ट्रांग होंगे आप बहुत आसानी से सब्जेक्ट कर सकते हैं। दुनिया में किसी की कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ऐसे आप बता सकते हैं। अब आप देखिए आपका जो वेक्टर है, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से चलता है और सेकंड वेक्टर के हेड में ख़त्म हो जाता है, ऐसे बना लिया। सो ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है और ये मैंने एंगल कितना मान लिया, उसको अल्फ़ा मान लिया। सो अब देखिए ये 90 डिग्री का तो इनके बीच में है ही है, तो √3² + 4² आया था, और एंगल मेरे को बनाना है यहाँ पर।
यदि मैं एंगल बताना चाहता हूँ सो tan अल्फ़ा विल बी इज इक्वल टू 3/4। सो अल्फ़ा कितना हो गया, ये पढ़ रखे हैं 53 डिग्री एंड 37 डिग्री। ये मैंने आपको एंगल वहाँ बताया था 3, 4, 5 वाले ट्रायंगल में, तो अल्फ़ा 37 डिग्री हो गया। तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है 2.5। सो इसमें कई सारे फोर्स लग गए। तो सिंपल न्यूटन का लॉ क्या बोलता है कि यदि हम कोई बॉडी का एक्सेलरेशन कंसीडर करना चाहते हैं तो उस बॉडी पर हम नेट फोर्स देखेंगे। नेट का मतलब रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे। यदि कई सारे फोर्स लग रहे हैं तो पहले हम उन सभी टोटल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे। वो रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा हमारा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। यदि हमारा रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। यदि हमारा फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा। अब मैं देखो आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में लगाना सिखा देता हूँ। आप ये सब कॉपी में लिखना है अपने को। सो यहाँ देखिए कितना है ये 8, इधर की तरफ कितना माना था मैंने 4 और इधर की तरफ माना था 3। एक बार चेक कर लेते हैं 8, 4 एंड 3 ये हो गया। स्टैंडर्ड एक्सिस मानेंगे, कुछ नहीं दिया हो तो हम एक्सिस हमेशा स्टैंडर्ड मानेंगे। एक्स वाई प्लेन में ही ले रहे हैं हम, सो एक्स वाई मान लिए। अब आप देखिए ज़रा फोर्स को रिप्रेजेंट करके। सो फोर्स का ये इधर की तरफ आई डायरेक्शन में तो कितना हो गया 8i, ये माइनस आई डायरेक्शन में है -4i, ये जे डायरेक्शन में है +3j। सो आप जब फोर्स की वैल्यू लिखेंगे तो 8i - 4i दिस विल बी इक्वल टू 4i + 3j यहाँ पर आ जाएगा। ये फोर्स आ गया। नाउ एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी इक्वल टू फोर्स वेक्टर डिवाइड बाई मास। मास के ऊपर तीर नहीं लगा देना है, ये एक स्केलर नंबर है, तो 4i + 3j आ जाएगा। एंड मास किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। सो यहाँ पर ये हम ऐसे बता सकते हैं। देखिए तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड यदि आप निकालना चाहें सो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा 1/2 तो मैग्नीट्यूड ही है, वो तो बाहर ही ले लिया है। एंड 4 का स्क्वायर 16 + 9, सो ये किसकी इक्वल हो जाएगा 5/2। 5/2 इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको वेक्टर के फॉर्म में जब लिखते हैं तो एंगल निकालने आता है वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट इज़ 3 एंड एक्स कंपोनेंट इज़ 4। देयरफॉर अल्फ़ा विल बी इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो इस तरीके से मैंने आपको आज बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन लगाना सिखाया। न्यूटन्स लॉज में F = ma के बारे में सिखाया कि हमारे पास जो फोर्सेस लगे हुए हैं उन फोर्सेस को हम किस तरीके से सॉल्व करके बता सकते हैं। सो आसानी से हमारा क्वेश्चन लग गया। तो ऐसे जो है हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बेसिस पर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यदि अपने को कोई प्रॉब्लम है तो यदि हमारे पास कोई समस्या है तो हम वेक्टर ऐड करना सीख सकते हैं। वेक्टर आप रिकैप कर लीजिए, मैंने सब छोटे छोटे वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा दिए हैं। डायरेक्टली ज्योमेट्रिकल तरीके से लगा दिया, IJ मान करके लगा दिया है ना, कभी हम कंपोनेंट मान करके लगाएंगे। सो इस तरीके से हमारे कई तरह के अप्रोचेज को ले करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कोई बॉडी है, उसमें इधर की तरफ मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर की तरफ भी मैंने जो है 10 न्यूटन का ही फोर्स इस पर लगा दिया। दो बॉडीज़ हैं और ये जो इनके बीच का एंगल है वो 60 डिग्री है। बॉडी का जो मास है वो 2 kg का है और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशन। मैं मैग्नीट्यूड ही निकलवा रहा हूँ आपसे, लेकिन साथ साथ में डायरेक्शन बता दे रहा हूँ। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सो मेरे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनमें आपको डायरेक्शन निकालना ज़रूरी नहीं है, बट हम कंप्लीट ही देखना चाहते हैं। सो आ गया। अब आप देखिए आपके पास दो वेक्टर हो गए, दोनों 10 न्यूटन के हैं। तो मान लेते हैं मैंने F1 फोर्स 10 न्यूटन का है, F2 फोर्स 10 न्यूटन का है और आपके पास जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री है। सो जब दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो फोर्स का फार्मूला मैंने बताया था रिजल्टेंट वेक्टर का R = 2a cos θ/2, आज ही बताया है। सो 2F1 F2 बराबर 2F1 cos θ/2। थीटा कितना है 60, सो cos 60/2 आ जाएगा। सो यदि आप यहाँ पर वैल्यू लेंगे सो 2F1 की वैल्यू 10 एंड cos 60/2 cos 30, सो cos 30 से √3/2 तो 2 × 10 एंड cos 30 से √3/2 ये कैंसिल हो गया। सो F की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा 10√3 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। सो F = 10√3। अब आप यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखेंगे
सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स बाई मास के इक्वल हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है उसका। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है सो ये आ जाएगा 10√3 डिवाइड बाई कितना हो गया 2। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो उनका एंगल होता है इक्वल वेक्टर के बीच में वो θ/2 होता है। सो इस 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये किसी के साथ भी 30 डिग्री पर होगा। तो इस तरीके से लगा दिया। अब यदि मैं इसे कंपोनेंट लेकर के भी सॉल्व करता हूँ तो कंपोनेंट लेकर के भी मैं इसे सॉल्व करके बता सकता हूँ। सो एक बार मैं इसे कंपोनेंट लेकर के सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। वैसे इस बार एक कंपोनेंट के तरीके से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। सो पहले तो मैं एक्सिस बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मुश्किल है या इजी है इन पर ध्यान नहीं देना है, अपने को तो क्वेश्चन लगाना है। इधर की तरफ 10 है और इधर की तरफ भी 10 है दूसरा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 है। सो जब मैं रिजल्टेंट फोर्स लिखूँगा सो पहला वाला तो 10 है, तो ये तो कितना आ गया 10i ही आ गया। दूसरा वाला इसके कंपोनेंट लिखने आपके आते होंगे, है ना, वेक्टर में आप सीख लिखे होंगे। तो 10 cos 60 i कैप प्लस 10 sin 60 j कैप, ऐसे बता सकते हैं। सो f की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 10 cos 60, तो कितना हो जाएगा 5i प्लस 10 sin 60 5√3 j कैप हो गया। तो जो f की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये आ जाएगी 10 प्लस 5 15i प्लस 5√3 j कैप आ गया। अब जो हमारा एक्सेलरेशन है वो फोर्स बाई मास के इक्वल होगा। सो 15i प्लस 5√3 j कैप डिवाइड बाई मास। मास आप देखिए 2 kg था, सो हम यहाँ पर 2 kg लिख सकते हैं। सो ये 2 आ गया। अब आप यहाँ से क्या क्या कॉमन है ये आप लिख लीजिए बाहर, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना थोड़ा आसान होगा। सो 5/2 आ गया, और यहाँ 5 जब कॉमन ले लेंगे तो 3i प्लस ये √3 j के इक्वल हो जाएगा। सो आप जब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5/2 और ये अंडर रूट हो जाएगा कितना 9 प्लस 3। सो यहाँ हो जाएगा 5/2 और 9 प्लस 3 ये 12 हो गया। तो 12 का मतलब 4√3 आ गया। सो 5 इंटू ये 2√3, 4 इंटू 3 12, तो 2√3 12 हो गया डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल हो गया। सो जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो गया 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ गया। सो आप देखिए यहाँ ना 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगल अपने को निकालने आता ही है। tan अल्फा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट, ऐसे आप सॉल्व करके बता सकते हैं। सो √3 डिवाइड बाई 3 1/√3 और 1/√3 tan 1/√3 का मतलब अल्फ़ा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये कंपोनेंट आप एक बार निकालना सीख लेना, बार हमारा कंपोनेंट का काम आगे चल करके पड़ेगा ही पड़ेगा। इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हमें ये ज़रूर आना चाहिए। सो आज मैंने आपको बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर